ए देखिए, क्लास चल रहा है ना, उधर चलो रूम में, है ना। आज हम लोग बात करेंगे एमनेशिया की। ठीक है, कि व्हाट इज़ एमनेशिया, एमनेशिया है क्या, एमनेशिया के टाइप्स कैसे हैं, कि क्या एमनेशिया और फॉरगेटिंग में क्या डिफरेंसेस होगा, एमनेशिया के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, और जो डेली लाइफ में या जो पिक्चरों में हम लोग देखते हैं एमनेशिया के क्या केसेस वैसे ही होते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बात करें कि एमनेशिया, जिसे हम साधारण भाषा में मेमोरी लॉस के नाम से जानते हैं, इसमें जो पीड़ित व्यक्ति होता है, ठीक है, वो तो एमनेशिया, जिसे हम साधारण भाषा में मेमोरी लॉस के नाम से जानते हैं, इसमें पीड़ित व्यक्ति घटनाओं को कुछ समय के लिए रिकॉल नहीं कर पाता है या उसमें असमर्थता दर्शाता है। यानी वो बीती हुई घटनाओं को या तो वो रिकॉल नहीं कर पा रहा है, याद नहीं है, उसको लॉस कर गया कि पिछले दिनों में क्या हुआ था। और उसके साथ एक और चीज़ है कि वो आने वाले जो घटना घट रही है उसका भी मेमोरी नहीं बना पाता है। ठीक है, उस मेमोरी को भी वो सेव नहीं कर पाता है। तो एक कंडीशन ऐसा है जो आगे की मेमोरी को नहीं कर पाता है, नए यादों को नहीं बना पाता है, और दूसरी ये चीज़ है कि जो पुरानी यादें बनी हुई थी उसको वो रिकॉल नहीं कर पाता है। तो ये एमनेशिया किसी किसी व्यक्ति में दोनों ही कंडीशन देखने को मिलता है। किसी व्यक्ति में बाद वाला जो पुरानी घटना है, पुरानी यादें हैं, उसको रिकॉल नहीं कर पाता है। किसी में देखा जाता है कि नए चीज़ों को की मेमोरी नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो ये कई तरह की चीज़ें हैं। बेसिकली जो हम लोग बात करेंगे कि ब्रेन ट्रॉमा या ब्रेन डिजीज़ कैन लीड ए सीवियर फॉर्म ऑफ फॉरगेटिंग इज कॉल्ड एमनेशिया। ब्रेन डिजीज़ की वजह से या ब्रेन ट्रॉमा की वजह से देखा गया है कि एमनेशिया जैसी चीज़ देखी जा सकती है जिसमें फॉरगेटिंग की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो एक नॉर्मल फॉरगेटिंग, रोज़मर्रा में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो फॉरगेटिंग है। ठीक है, तो फॉरगेटिंग जो है एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को हम बहुत भूल जाते हैं। ठीक है, फिर उसको याद आता है। यानी यहाँ पर कंप्लीट मेमोरी लॉस नहीं होता है, बल्कि चीज़ें होती हैं, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या उसको हम चेतना में नहीं ला पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जब लॉस ऑफ मेमोरी की या एमनेशिया की, तो यहाँ पर मेमोरी लॉस कंप्लीट देखा जाएगा। चीज़ें जो हैं उनको हम वापस लाने में असमर्थ होते हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें वापस आ जाएगी। वो फिल्मों में होता है कि अचानक याददाश्त वापस आ गई। ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल ही नहीं नो है सर। कि एमनेस्टिक पेशेंट जो है उसको अचानक से सारी चीज़ें रिकॉल हो गई। मेमोरी लॉस कभी कभी डिजीज़ के कारण ना होकर एजिंग के कारण भी हो सकता है। उम्र, बुढ़ापा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्ट्रेस है, लैक ऑफ स्लीप है, ये सारे भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेमोरी लॉस को दर्शाते हैं। लेकिन जो एमनेशिया वाला मेमोरी लॉस है वो क्या है, बेसिकली ट्रॉमा, एक्सीडेंट, न्यूरोलॉजिकल डिज़ॉर्डर, ठीक है, और साथ में फंक्शनल डिज़ॉर्डर, ये सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनके वजह से एमनेशिया देखा जाता है। अगर इसको बहुत साधारण अच्छे ढंग से अगर परिभाषित किया जाए तो कहा जाए कि ड्रामेटिक फॉर्म ऑफ मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस है लेकिन ड्रामेटिक फॉर्म है, ड्रामा की तरह है बिल्कुल। आज हम ठीक थे, कल आपको पहचानने से हम इनकार कर देंगे। हु आर यू, नहीं जानते हैं तो कहीं के घरे सर से तो इतना अच्छा ताल्लुक़ था, सर से रोज़ पढ़ाते थे, और अब यादें नहीं है सर को कुछ। तो क्या होगा ये, कौन सी कौन सा एमनेशिया होगा ये? इंजरी सर, ब्रेन इंजरी हो जाएगा ना सर। अचानक हमने अगर भूलना शुरू किया, हमको मोनी यादें नहीं कि कौन मोनी है। मोनी हमसे मिल रही कि सर हमको पहचानिए, हम पहचान ही नहीं रहे हैं, कौन मोनी, नहीं पहचाना। रेट्रोग्रेड सर। रेट्रोग्रेड, ठीक है, क्योंकि पास्ट की घटनाएं, पास्ट के इवेंट, जो पास्ट की मेमोरी है उसको हम क्या हो गया, लॉस कर गए। तो ये रेट्रोग्रेड एमनेशिया। याद रखिएगा कि पुरानी यादों को चेतना में हम जब नहीं ले आ पा रहे हैं तो लॉस ऑफ मेमोरी वो क्या कैसा होगा, रेट्रोग्रेड होगा।
और जब हम नई यादों को बना नहीं पा रहे हैं, आज जो सीख रहे हैं उसकी मेमोरी बन नहीं पा रही है, ठीक है, नई चीज़ें जो भी हम सीख रहे हैं उसकी मेमोरी नहीं बन पा रही है, तो ये क्या होगा, एंट्रोग्रेड, इंटेरोग्रेड। ठीक है, याद रहेगा। पुरानी चीज़ें जिनको हम कॉन्शियस में नहीं ला पा रहे हैं लॉस ऑफ मेमोरी के कारण, वो रेट्रोग्रेड एमनेशिया, और अभी जो हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो एंट्रोग्रेड एमनेशिया, ठीक है, याद रहेगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें, देखिए क्या है कि रेट्रोग्रेड एमनेशिया पास्ट में सीखी गई जानकारी या घटित घटनाएं व्यक्ति को याद नहीं रह जाती हैं। पुरानी घटना जितनी भी पास्ट में गुजरी हैं उसको व्यक्ति याद नहीं कर पाता है, इसको आरए कहते हैं। यह प्रायः चोट लगने से, ट्रॉमा, एक्सीडेंट से की वजह से शुरू होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यह एपिसोडिक मेमोरी, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, डिक्लियरेटिव मेमोरी को निगेटिवली प्रभावित करता है। रेट्रोग्रेड एमनेशिया में कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित होंगी, हमारा डिक्लियरेटिव मेमोरी, डिक्लियरेटिव मेमोरी को एक्सप्लिसिट मेमोरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो डिक्लियरेटिव मेमोरी और एक्सप्लिसिट मेमोरी अगर कहें, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी कहें, या फिर एपिसोडिक मेमोरी कहें, यही हमारी एपिसोडिक मेमोरी में भी हम लोग क्या करते हैं, पुराने घटनाओं को बताते हैं, वृतांत बताते हैं, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी में भी हम क्या करते हैं, जो घटनाएं घटित हुई हैं उसकी ऑटोबायोग्राफी सुनाते हैं। तो इस तरह की जितनी मेमोरी है, ठीक है, रेट्रोग्रेड एमनेशिया जो है वो इसको प्रभावित करता है, निगेटिवली प्रभावित करता है, यानी पास्ट की चीज़ों को हम रिकॉल नहीं कर पाएंगे। जबकि नई जानकारी सीखने में कठिनाई को बढ़ाए बिना प्रोसीजरल मेमोरी को बरकरार रखता है। आरए में एक चीज़ और खूबी है कि पुरानी चीज़ तो भूल गए हम, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी प्रभावित हो गई, एपिसोडिक मेमोरी प्रभावित हो गई, डिक्लेरेटिव मेमोरी प्रभावित हो गई, बचा क्या, प्रोसीड्यूरल मेमोरी, जिसको हम लोग इम्प्लिसिट मेमोरी कहते हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी जिसमें मोटर स्किल की बात है, चलना, टहलना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, ये सब नहीं भूलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसकी मेमोरी बनी रहेगी, मोटर स्किल की मेमोरी बनी रहेगी, लेकिन पास्ट के एक्सपीरियंस को हम लोग भूल जाएंगे। यानी क्लियर कट आपके समझ में आ रहा है कि जो घटनाएं घटित हो गई, ठीक है, वो हम भूलेंगे, और जो मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड है, प्रोसीड्यूरल मेमोरी है, वो हमको याद रहेगा, ठीक है। ये आरए का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जबकि एंट्रोग्रेड एमनेशिया में नई यादें बनाने में व्यक्ति असमर्थ होता है। रेट्रोग्रेड एमनेशिया में क्या होगा कि व्यक्ति नई यादों को नहीं बना पाता है। क्लियर है इतनी चीजें? जी सर। चलिए थोड़ा सा और हम इसको कहाँ गया यार ये, इसके बाद कुछ चीज़ें हम बता दें कि डिक्लेरेटिव मेमोरी या एक्सप्लिसिट मेमोरी, तो ये क्या है, नॉलेज ऑफ फैक्ट है एंड इवेंट इन एवरीडे लाइफ, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फैक्ट्स हैं या जो हमारी घटनाएं घटित हो रही हैं, ये एमनेशिया क्या करता है, रिमूव कर देता है या इरेज कर देता है, मिटा देता है, ठीक है। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी जिसको इम्प्लिसिट मेमोरी कहते हैं, ठीक है, इसमें हमारी मोटर एक्टिविटी सम्मिलित होती है, चलना, दौड़ाना, बाइक दौड़ाना, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को याद रहती हैं। तो एमनेशिया जो है इसको प्रभावित नहीं कर पाता है, चाहे वो रेट्रोग्रेड हो चाहे एंट्रोग्रेड हो, दोनों ही एमनेशिया में जो हमारी नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है या जो हमारी प्रोसीड्यूरल मेमोरी है वो प्रभावित नहीं होती है। इतना तो क्लियर है। अब हम लोग बात कर ले कि सूचनाएं
कहाँ से कहाँ डैमेज होती हैं। तो एसटीएम की सूचनाएं जो हैं वो फ्रंटल और पेराइटल लोब में, एसटीएम की जितनी भी सूचनाएं जाती हैं मेमोरी में वो फ्रंटल और पेराइटल लोब में जाती हैं। और नहीं सॉरी, एसटीएम की जितनी भी सूचनाएं होंगी वो फ्रंटल लोब और पेराइटल लोब में सूचनाएं वहाँ रहती हैं। अगर यहाँ पर डैमेजेस होगा तो व्यक्ति में शॉर्ट टर्म मेमोरी का लॉस देखा जाएगा। और यही एलटीएम की जब बात करें तो एलटीएम जो है वो हिप्पोकैम्पस और सराउंडिंग टेम्परल लोब, तो टेम्परल लोब में और हिप्पोकैम्पस ये दो जगह ऐसा है जहाँ पर लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होती है। ठीक है, तो अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी क्लियर कट अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारा एपिसोडिक मेमोरी आ जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारा ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी आ जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारा डिक्लियरेटिव मेमोरी आ जाएगा। तो जब रेट्रोग्रेड एमनेशिया देखा जाएगा, ठीक है, या एमनेशिया देखा जाएगा तो हमारा यही लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होगा, अफेक्टेड होगा। हाँ। ठीक है, तो अब एक सवाल और आएगा कि प्रोसीजुअल मेमोरी का सेंटर कहाँ है, इम्प्लिसिट मेमोरी कहाँ होगी। चलिए फिजियोलॉजी में चलेंगे तो बता देंगे। तो रेट्रोग्रेड क्लियर है, एंट्रोग्रेड क्लियर है। ठीक है, एक और एमनेशिया है पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेशिया, ट्रॉमा के बाद एमनेशिया। तो ज़्यादातर एमनेशिया तो ट्रॉमा के बाद ही देखने को मिलता है। ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से, ब्रेन ट्रॉमा की वजह से। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी जैसे बहुत ज़्यादा अल्कोहल सेवन में है, एज रिलेटेड है, ड्रग इंड्यूस्ड है, बहुत सारे एमनेशिया ऐसे भी हैं जो कि एक्सीडेंट की वजह से नहीं होते हैं, अदर कारणों की वजह से होते हैं। स्ट्रेस की वजह से हो जाएगा, जिसे हमने पहले ही बताया था कि स्ट्रेस है, लैक ऑफ स्लीप है, ठीक है, एजिंग है, ड्रग इंड्यूस्ड है, सेल डिजेनरेटिव डिज़ॉर्डर है। ठीक है, सेल का जिसको न्यूरोलॉजिकल डिज़ॉर्डर है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो बात कर रहे थे हम लोग कि पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेशिया में क्या होगा, हेड इंजरी के जस्ट बाद एमनेशिया देखने को मिलेगा। और इसमें दोनों तरह के एमनेशिया देखने को मिल सकते हैं, एंट्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड। ठीक है, किसी पेशेंट को बाद का याद रहता है, किसी को पहले का याद, किसी को दोनों गायब हो सकता है। दोनों का गायब। जैसे एक है हमारा ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेशिया। ठीक है, इसमें मेमोरी मुश्किल से 24 घंटे तक ही रहती है और व्यक्ति अचानक भूल जाता है, सडन मेमोरी लॉस देखा जाएगा अचानक। इसमें व्यक्ति को अपने चाइल्डहुड की घटनाओं के बारे में कुछ याद नहीं रह पाता है। ठीक है, पास्ट में जो घटनाएं हैं वो भी उसको याद नहीं रह पाती हैं। ये हो गया इन्फेनेंटाइल एमनेशिया, इन्फेंट से जुड़ा हुआ है, बचपन की कुछ चीज़ें याद नहीं हैं आपको। ठीक है, इन्फेंट से बना है इन्फेंटाइल एमनेशिया। ठीक है, बचपन की चीज़ें आपको या बचपन की मेमोरी आपको याद नहीं होगी। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड की। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत लोगों के मेमोरी के जो सेंटर है उस वक्त डेवलप कर रहे होते हैं। इसके बाद एक है डिसएसोसिएटिव एमनेशिया, आइडिया है कुछ, जिसको साइकोजेनिक एमनेशिया भी कहते हैं। ये भी ट्रॉमा के एक्सपीरियंस के बाद ही होता है। ये तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है सर। हाँ, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है ये। ठीक है, डिसएसोसिएटिव एमनेशिया। और क्या होगा इसमें, ये सिग्निफिकेंट ट्रॉमा भी हो सकता है। हाँ, ट्रॉमा के बाद तो बता ही रहा है। ठीक है, ये भी ट्रॉमा के बाद ही बता रहा है। इज एमनेशिया रियल, क्या एमनेशिया रियल होता है, वाकई होता है। जैसा हम लोग टीवी में देखते हैं कि कोई आदमी है जिसको भूल गया मैं कौन हूँ, हम लोग पुराने पिक्चर में बड़ा देखते थे। ठीक है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और राजेंद्र कुमार की याददाश्त चली गई,
मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, पहचान में नहीं आ रहा। जैसे हिना पिक्चर में ही देख लीजिए ऋषि कपूर को, ट्रॉमा के बाद, एक्सीडेंट के बाद उसको कुछ याद नहीं था, हिंदुस्तान से पाकिस्तान चला गया पानी में गिर के, याद है? जी उसको सर, अपने बारे में कुछ नहीं याद था। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रोसीड्यूर मेमोरी उसको याद रहती है, ठीक है? वो पिछली चीज़ों को भूल जाएगा, सारी चीज़ों को। टिपिकल पेशेंट डोंट लूज देयर इंटायर आइडेंटिटीज़। कहता है कि टिपिकल पेशेंट भी जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं भूलता है। तो एमनेशिया के कारण अगर हम लोग देख लें तो दो तरह के कारण की हम लोग बात कर सकते हैं। एक न्यूरोलॉजिकल एमनेशिया होगा और दूसरा फंक्शनल एमनेशिया होगा। तो न्यूरोलॉजिकल एमनेशिया में क्या हो सकता है? ब्रेन डिजीज़ है, ब्रेन में कोई डिजीज़ हो गया, ठीक है? कैसा डिजीज़ होगा? पेनिट्रेट कर दे, ब्रेन में कोई चोट लग गया, ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से, ट्रॉमा की वजह से कुछ क्रश हो गया, कुछ टूट गया, ब्रेन इंजरी हो गई, ठीक है, वो होगा। अल्जाइमर की वजह से हो सकता है, स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, सीजर दौरा की वजह से हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है, ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिसमें इंसेफ्लाइटिस है, सिफिलिस है, एड्स है। ये सारे ऐसे हैं जो न्यूरोलॉजिकल एमनेशिया को डेवलप करते हैं। न्यूरोलॉजी में आप आ जाइएगा, ब्रेन इंजरी से शुरू कीजिएगा, अल्जाइमर पे चले जाइएगा, डिमेंशिया पे चले जाइएगा, स्ट्रोक पे चले जाइएगा, सीजर दौरा पे चले जाइएगा, ब्रेन ट्यूमर पे चले जाइए, और साथ साथ आप चले जाइए ब्रेन इन्फेक्शन पर, इंसेफ्लाइटिस हो गया, HIV हो गया, सिफिलिस हो गया, ठीक है? इसके अलावा लैक ऑफ ऑक्सीजन, कभी कभी होता क्या है कि ऑक्सीजन की कमी, जिसको हम लोग बोलते हैं एनॉक्सिया, कहीं कहीं पर बहुत ऊंचाई पर चले गए, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर भी मेमोरी लॉस देखा जाएगा, एमनेशिया देखा जाएगा। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से भी मेमोरी लॉस देखने को मिलता है। फंक्शनल एमनेशिया कैसा होगा? Functional amnesia is a psychiatric disorder, is rarer than neurological amnesia. It is not associated with any known brain trauma or disease, but rather appears to occur because of emotional trauma. फंक्शनल एमनेशिया में कहा गया है कि कोई हमको फिजिकल ट्रॉमा नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ हम इमोशनली क्या होंगे? ट्रॉमा के शिकार होंगे। परिवार में किसी की मृत्यु हो गई अचानक, जिसको हम बहुत मानते थे, तो इमोशनल ट्रॉमा जो होगा वो हमको फंक्शनल एमनेशिया डेवलप करने में देखा जाएगा, ठीक है? क्लियर है? फंक्शनल एमनेशिया, फंक्शनल का क्या बोले सर? फंक्शनल एमनेशिया में इमोशनल ट्रॉमा से रिलेटेड है ये, ठीक है? फंक्शनल एमनेशिया में किसी भी तरह का फिजिकल ट्रॉमा नहीं होगा, किसी भी तरह का एक्सीडेंट नहीं होगा। होगा क्या? इमोशनल, दुखद घटना सर, दुखद घटना, से होगा। इमोशनल ट्रॉमा। ओके। अब इमोशनल ट्रॉमा में क्या हो सकता है? किसी घर के किसी प्यारे से मतलब प्रियजन का मर जाना या कुछ इस तरह से। डेथ कर जाना। स्ट्रेस का जब चार्ट देखिएगा तो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कब है? स्ट्रेस सबसे ज्यादा हाई स्ट्रेस किसको माना गया है? बहुत चीजों में होता है। नहीं, स्ट्रेस का लेवल बना हुआ है, डेथ ऑफ स्पाउस 1 नंबर पे है, 3 Death of नंबर पे spouse। डाइवोर्स है, ठीक है? अच्छा, तो ये सब उसका कॉलम बना हुआ है। किसी देखेंगे, किसी बुक में था, हमको याद रह गया 1-2 चीज़ें, लेकिन वो पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो सीवियर स्ट्रेस हमको उत्पन्न करता है वो हमारा डेथ ऑफ स्पाउस ही है। उसको बोलते ही हैं देहाती भाषा में केहूनी की चोट। कभी कभी केहूनी में चोट लग जाए नस पर तो कैसे हाथ झनझनाता है, बहुत तेज़ सीवियर पेन होगा,
ठीक है। Yes. तो कहता है कि डज एमनेशिया इरेज द पर्सन आइडेंटिटी, क्या एमनेशिया व्यक्ति की आइडेंटिटी को मिटा देता है? ओनली ए वेरी रेयर, बहुत रेयर है, ठीक है। सीवियर केसेस ऑफ फंक्शनल एमनेशिया, फंक्शनल एमनेशिया में, ठीक है, देखा जाएगा। ट्रॉमेटिक में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, ब्रेन इंजरी में नहीं मिलेगा कि वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाए। लेकिन जब फंक्शनल एमनेशिया की बात करेंगे, जब हम इमोशनल ट्रॉमा की बात करेंगे, वहाँ व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को भूल जाता है, अपनी आइडेंटिटी। रेयर है वो भी रेयर ही है कि वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाए, लेकिन वहाँ पर देखा गया है। अब कोई ये बता सकता है कि एमनेशिया व्यक्ति के पर्सनालिटी में क्या बदलाव लाता है? लाता है सर। कैसे लाएगा? कैसे लाएगा सर, एक पढ़े थे हम लोग ग्रेजुएशन में कि कोई फादर हुआ करते थे जर्मनी के, वो शिकार थे यही एनिमेशिया के, तो वो किसी दूसरे स्टेट चले गए, वहाँ कोई दूसरा अच्छा, उसको occupation देखिए, कर जब लिया। वो भूल ही जाएगा पुरानी चीज़ों को, तो उसका तो एडजस्टमेंट ही बिगड़ जाएगा ना, ठीक है। उसके बिहेवियर चेंज कर जाएंगे, उसकी पर्सनालिटी बदल जाएगी, सब कुछ तो चेंज कर जाएगा उसका, Change हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। change हो जाएगा। स्पैन ऑफ अटेंशन भी उसका कमज़ोर हो जाएगा, ध्यान नहीं दे पाएगा किसी भी चीज़ों को, ठीक है। बेसिकली एंट्रोग्रेड एमनेशिया में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि नई चीज़ों को वो नई यादों को बनाने में वो असमर्थ होता है। अब हमको ये बता दीजिए कि फॉरगेटिंग, बेसिकली हम लोगों ने बात किया है कि लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, जिसमें फॉरगेटिंग देखा जाता है, ठीक है, वो है हमारा क्या, एमनेशिया। तो फॉरगेटिंग और एमनेशिया में क्या डिफरेंसेस होगा? हाँ सर, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, रिट्रोगेट्स इंट्रोगेट्स जो बता रहे थे ना सर, जी। इसमें एक केस था सर, एक केस ऑफ क्लाइव वियरिंग का, जो कंडक्टर था 1985 में वियरिंग अटैक से हार्पर कॉम्प्लेक्स वायरस की वजह से वो अटैक हुआ था, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो उसका था डैमेज हो गया था, क्लाइव वियरिंग, ठीक है। जिसको पैदा हुआ था 11 मई 1938 में सर। ब्रिटिश फॉर्मर म्यूजिकोलॉजिस्ट था, कंडक्टर था, जिसमें दोनों केस पाया गया था सर। अच्छा ठीक है, हमको ये बताइए कि फॉरगेटिंग और एमनेशिया में क्या डिफरेंसेस है? इसलिए कि एमनेशिया में भी तो हम चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, हैं? जी सर। पर्सनालिटी चेंज नहीं होती है, लेकिन एनिमेशिया में तो पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है। फॉरगेटिंग और देखिए लॉस ऑफ मेमोरी, जब एमनेशिया में हम बात कर रहे हैं कि मेमोरी का लॉस हो रहा है, और फॉरगेटिंग में भी क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी ही होता है। हम मेमोरी को रिकॉल चेतना में नहीं ले आ पाते हैं, वही ना फॉरगेटिंग है। जी। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस याद रखिएगा कि एमनेशिया जब भी होगा ट्रॉमा के बाद होगा, जी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद होगा, जिसमें व्यक्ति पास्ट के इवेंट को याद नहीं कर पाता है, और ये टेम्पररी लॉस नहीं है, ये परमानेंट लॉस है, ठीक है। ये बहुत ही सीवियर केस होता है जब व्यक्ति पास्ट की चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाता है, जबकि फॉरगेटिंग में चीज़ें हमारी मेमोरी में होती हैं, फॉर द टाइम पीरियड हम उसको कॉन्शियस में लाने में असमर्थ होते हैं, और प्रैक्टिस के साथ फिर ठीक है। अभ्यास अगर करें तो फिर सिम्टम हाँ वही कर रहे हैं, फॉर द टाइम पीरियड हम उसको चेतना में नहीं ला पाते हैं, लेकिन बाद में वो हम चेतना में ले आ पाते हैं, वो मेमोरी ट्रेस उसके डैमेज नहीं होते हैं, हमको पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं, ठीक है, हमको बचपन की चीज़ें याद हैं, सारी चीज़ें याद हैं, पार्टिकुलर हमको कोई आपने सवाल पूछ दिया हम नहीं जवाब दे पाए, ठीक है, ये फॉरगेटिंग है, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूजुअली देखा जाता है,
ठीक है। लेकिन जब पास्ट की सारी चीज़ें इरेज हो जाएंगी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, लॉस ऑफ मेमोरी, और वो कहलाएगा एमनेशिया। ये डिफरेंसेस है। क्लियर है? जी सर। जी सर। सर टेम्परेरी लॉस एंड द परमानेंट लॉस। हाँ, एल्कोहलिक एमनेशिया भी देखा गया है। बहुत ज़्यादा शराब पीने वाले लोगों में एमनेशिया देखा जाता है। उनको भूलने की बीमारी, भूल जाते हैं वो बहुत ज़्यादा, जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं। B1 की कमी से भी एमनेशिया देखा गया है कि विटामिन B1 की कमी से भी कुछ लोगों में एमनेशिया देखा जाता है। ठीक है। वॉर्निक-कोर्सकॉफ सिंड्रोम भी जो है वो यही वो है जो अल्कोहलिक एमनेशिया है। अल्कोहलिक के पेशेंट जो होते हैं उनका ये वॉर्निक-कोर्सकॉफ सिंड्रोम उनमें डेवलप कर जाता है, जिसके वजह से उनमें एमनेशिया देखा जाता है। क्लियर है एमनेशिया? किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ बिल्कुल। कि सर कोई व्यक्ति यदि ऑफिस के लिए निकलता है और वह ऑफिस न जाके कहीं और चला जाता है, तो ये फॉरगेटिंग में वो आएगा या एमनेशिया में आएगा? अरे बाप रे बाप। डिपेंड ऑन द कितने टाइम में, कितने बार ऐसा हो रहा है। अगर एक बार ऐसा हुआ है तब तो ये एमनेशिया में नहीं आएगा। और अगर ये हमने एक टर्म और पढ़ा था, फ्यूजे। यस सर, फ्यूजे एमनेशिया DID। अब हमको कोई बता दे कि फ्यूजे क्या है, तो शायद आपको जवाब मिल जाए। फ्यूजे में सर वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेता है हर थोड़े टाइम के बाद, और वो पुरानी आइडेंटिटी बिल्कुल भूल जाता है। स्पेलिंग क्या होगी? FUGAE है शायद। GAE FUGAE है शायद, या GE नहीं, FUGAE है आई थिंक। फ्यूगे। हाँ फ्यूजे। हाँ ये GUE है। एक मिनट। ये FUGAE है, कुछ ऐसे ही। नेट पर सर्च कर लेते। मिल गया। Am I right सर? इसमें यही होता है कि पता चला 6 महीने तक इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी के नहीं, साथ जी रहा है। इसमें व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है। नहीं, DID अलग है। DID नहीं, DID नहीं है। DID में तो ये है कि अभी एक पर्सनालिटी में जी रहा है, फिर पता चला कुछ टाइम के बाद दूसरी उसमें चला गया। अब जैसे भूल भुलैया देखिए, ये DID हो गया। और फ्यूगे में ये है कि उसकी एक आइडेंटिटी तकरीबन 6 महीने तक वो एक आइडेंटिटी के साथ जिएगा, उसके बाद उसको कंप्लीटली भूल जाएगा, फिर 6 महीने के दूसरी आइडेंटिटी के साथ वो जिएगा, दूसरे प्लेस में चला जाएगा। जी डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड, वो दिन में डॉक्टर होता था और रात में मर्डरर होता था। ये DID हो गया। तो DID हो जाएगा ना, ये DID हो गया। बोल रही है ना, वही फ्यूज है। वो फ्यूजे है कि पता चला मतलब ऐसा ना हो। रंजीता मैम मालूम हुआ कि 6 महीने तक तो रंजीता मैम को याद है कि मैं कहाँ जॉब कर रही हूँ, क्या हूँ, मेरा ये नाम ये, और 6 महीने के बाद अगर वो छोड़ दिए वो प्लेस, उसके बाद दूसरा नाम आपने रख लिया और दूसरे प्लेस पे चले गए, दूसरी आइडेंटिटी के साथ जी रहे। पता चला आज आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, 6 महीने के बाद आप डॉक्टर बन गए। लेकिन मैम ऐसा एक एग्जाम्पल आया भी था कि वो यहाँ पे कुछ किसी दूसरे प्रोफेशन में था, फिर उसके एमनेशिया के बाद उसे याद ही नहीं रहा और दूसरे शहर में जाके फिर कोई दूसरा काम करना शुरू कर दिया और काफी अच्छा वहाँ पे भी अपना प्रेस्टिजियस स्पेस बना लिया। ये फ्यूजे, यही फ्यूजे। और DID में तो वो होता है कि आप भूल भुलैया देखिए, दिन में कुछ और, रात में कुछ और। लेकिन मैम ऐसा क्यों होता है कि वह सुबह में तो निकलता है ऑफिस के लिए, लेकिन फिर घर को क्यों नहीं भूल जाता, ऑफिस क्यों भूल जाता है? और जब आता है वापस तो बताता है कि मैं ऑफिस ही गया था, लेकिन उसको ये नहीं याद है, नहीं कहाँ गया था ये नहीं याद रहता उसे। एक बार हमको याद है, जब हम डिग्री 1 में थे तो हमने अपनी दुकान की चाबी उठाई और दुकान खोलने गए, और फिर हमने देखा कि हम तो कॉलेज में बैठ के पढ़ रहे हैं,
वापस भागे जल्दी से कि दुकान खोलना है, तो हम तो कॉलेज चले आए। वो तो भूल गई हो गया सर कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए भूल चाबी गए अगर ना, बैग में तो वही तो बता रही है कि हाँ, जाना समय ऑफिस के था, लिए। वो कहीं और चला गया। नहीं सर, एक बार याद आया ना सर, बार बार होता है आपको ये एक्सीडेंट आपको तो याद आया और अच्छा एक बार फिर में याद आ गया। अच्छा, इसको हम यही लोग तो मैं क्लासीफाई कह कर रही थी लेंगे। मैंने। देखिए, हाँ। जब डिसएसोसिएटिव फ्यूजे की बात करेंगे, एमनेशिया तो समझ में आ गया, ठीक है। अब इस तरह की चीज़ें अगर है, ठीक है, तो ये टेम्पररी फॉरगेटिंग भी हो सकता है, एब्सेंट माइंड भी हो सकता है आदमी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है तो व्यक्ति को सिचुएशन का नॉलेज नहीं होता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उस वक्त फॉरगेटिंग देखी जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं इस तरह की फॉरगेटिंग में। उसको बीमारी में हम लोग नहीं लेंगे, अगर एक आध बार घटना घटी है तो उसको बीमारी में नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। बहुत प्रेशर में होगा तो भूल गया, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो एमनेशिया ख़त्म। मेमोरी को इम्प्रूव कौन कौन कर सकता है, बता दीजिए कुछ पॉइंट्स। वेरी गुड, ओवर लर्निंग, बहुत अच्छा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों को सीखेंगे, जितनी उतनी अच्छी मेमोरी होगी। वेरी गुड। जी। और कोई और कुछ हैं? निमोनिक डिवाइस, निमोनिक डिवाइस में क्या होगा? चुंकिंग आ जाएगा निमोनिक डिवाइस में, चुंकिंग, लोकी आएगा और लिंक भी है सर, हैं? लिंक एक्रोनिम एक्रोनिम्स है, रायम है, राइम्स है, ठीक है, ठीक है। ये सारे तरीका हैं जो कि कॉमन हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सारे लोग भूल रहे हैं। वेरी गुड, PQRST। जी सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बताएगा PQRST? रिव्यू क्वेश्चन एक आदमी प्रीव्यू, रीड आवाज घटने लगी, प्री, क्वेश्चन है सर। सर P से प्रीव्यू, Q से क्वेश्चंस, R से रीड और S से सेल्फ सेल्फ रिसाइटेशन, और T से टेस्ट। जो भी पढ़े उसके बाद अपना टेस्ट करना या अपने आप को इवेलुएट करना। ठीक है, सर तो PQRST एक अच्छा टेक्निक है। ये टेक्निक यूज़ कीजिएगा तो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी, सीधे हिप्पोकैम्पस में जाएगा। चलिए, तो मेमोरी हम लोग, मेरे ख्याल से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सी टेक्निक बोली सर? PQRST में बताया गया, P फॉर प्रीव्यू, पहले चीज़ों को हमको देखना है, प्रीव्यू करना है, फिर उसके बाद Q से क्वेश्चंस बनाने हैं, क्वेश्चन पूछना है, R से रीड करना है, पढ़ना है उसके बारे में, S से सेल्फ रिसाइट करना है, मन में याद करना है, दोहराना है, ठीक है, और फिर T फॉर टेस्ट करना है कि हमको चीज़ें कितनी याद रही। क्लियर है? जी। मेमोरी चैप्टर एंड हम लोग का। एक छोटा सा चीज़ आज हम लोग कर लें, गाइडेंस काउंसलिंग कर लिया जाए। जी सर। जी सर। फिर कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। कल लर्निंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। लर्निंग से क्वेश्चन पूछता भी है बहुत। काउंसलिंग की बात कर लें कि व्हाट इज़ काउंसलिंग। बहुत सारे लोग इसमें काउंसलर भी हैं, तो अगर वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे तो पूछ लेगा कि काउंसलिंग क्या है, गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंसेस होता है, गाइडेंस कितने तरह के हो सकते हैं, ठीक है, और काउंसलर्स के स्किल क्या क्या होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लिनिकल वाले जितने लोग होंगे उनसे तो पूछेगा ही पूछेगा।
तो काउंसलिंग शब्द जो है वो लैटिन भाषा के कॉन्सेलियम से बना है, जिसका अर्थ होता है सलाह लेना या परामर्श लेना। अतः काउंसलिंग एक ऐसा हेल्पिंग बिहेवियर है या हेल्पिंग प्रोसेस है जिसमें कंसल्टी अपने से अधिक योग्य, ट्रेंड और अनुभवी व्यक्ति के पास जाकर विचार विमर्श करता है, तर्क वितर्क करता है, एक्सचेंज ऑफ थॉट करता है, और इस प्रक्रिया के उपरांत जब वो ये सारे थॉट्स के एक्सचेंज हो चुका होता है, ठीक है, लॉजिकली वो एक दूसरे पर लॉजिकली बात कर चुके होते हैं, तब इस प्रक्रिया के बाद कंसल्टी जो होता है, यानी जो मदद लेने गया है, वो समस्या के समाधान योग्य बन जाता है। ठीक है, उसको अब पता चल जाता है कि हमको कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वह निर्णय ले पाता है तथा उसके व्यक्तित्व में डेवलपमेंट देखा जाता है, विकास देखा जाता है कि वो अब इस लायक हो गया है कि वो अपनी समस्याओं का खुद निदान कर सके। तो बेसिकली काउंसलिंग को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी हेल्पिंग प्रक्रिया है जिसमें कंसल्टी जो है वो काउंसलर के पास जाता है या अपने से ज़्यादा एक्सपर्ट के पास जाता है, जिसको वो योग्य मानता है, ट्रेंड मानता है, और जो अनुभवी होता है उनसे वो डिस्कशन करता है, तर्क लॉजिकली उनसे बात करता है, और बात करने के बाद एक्सचेंज ऑफ थॉट होने के बाद वो अपनी समस्याओं का खुद ही समाधान करता है। क्लियर है? जी सर। इसको और आसान किया जाए, अगर इसको और ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें काउंसलर और कंसल्टी के बीच में वार्तालाप होती है। चूँकि काउंसलर जो होता है वो एक्सपर्ट होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है, ट्रेंड होता है, तो वह उचित सलाह देता है। कन्वर्सेशन के दौरान कंसल्टी में इंसाइट डेवलप होता है और वो अपनी समस्याओं का निदान कर पाता है, और वो धीरे धीरे काउंसलर की मदद लेकर वो अपने समस्या का समाधान कर लेता है। जैसे चाहिए बोल सकती हैं, लेकिन थीम यही होगा। गाइडेंस क्या है? व्हाट इज गाइडेंस? गाइडेंस का अर्थ होता है पथ प्रदर्शन करना। ठीक है, टू शो वे, रास्ता दिखाना, गाइड करना या क्लू देना। ठीक है, संकेत देना या फिर गाइड करना या फिर रास्ते को दर्शाना। ठीक है, कि आप कौन से रास्ते पर जाइए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभवी व्यक्ति, एक्सपर्ट जो होगा, एक्सपीरियंस जिसको होगा, अनुभवहीन व्यक्ति को गाइड करता है ताकि वह व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान कर सके और भावी जीवन के लिए तैयारी कर सके और समाज के साथ समायोजन करने में सहायता देता है कि कैसे उसको अपने फ्यूचर के लिए तैयार होना है। ठीक है, तो इसमें भी एक्सपर्ट है जो कि क्या करता है, गाइड करता है, रास्ता बताता है कि आपको अपने फ्यूचर के लिए क्या सेलेक्ट करना है। अब गाइडेंस और काउंसलिंग में अगर हम डिफरेंस करना चाहें तो बहुत सिंपली हम लोग डिफरेंस कर लेंगे तो गाइडेंस आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला कि गाइडेंस प्रोग्राम का एक हिस्सा काउंसलिंग होता है। ठीक है, गाइडेंस के अंतर्गत काउंसलिंग आता है, यानी गाइडेंस एक बड़ा टर्म है। ठीक है, और गाइडेंस और उसके पार्ट में काउंसलिंग है। तो हम काउंसलिंग को गाइडेंस की एक विधि के रूप में मान सकते हैं कि अगर हमको गाइड करना है तो हमको काउंसलिंग मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, वो एक छोटा सा हिस्सा है गाइडेंस का। पहला क्लियर है? सर गाइडेंस एक बार और बताइए। गाइडेंस में बताया गया कि गाइडेंस का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शन करना या गाइड करना या क्लू देना। इसमें गाइडेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक्सपर्ट या अनुभवी व्यक्ति अनुभवहीन व्यक्ति को बताते हैं कि
बताते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, ठीक है, वो फ्यूचर के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं, ये मदद करता है वो। तो गाइडेंस जो है, अगर अंतर की बात करें गाइडेंस और काउंसलिंग में, तो गाइडेंस काउंसलिंग जो है वो गाइडेंस का एक पार्ट है, ठीक है। जब हम गाइडेंस की प्रक्रिया अपनाते हैं तो मेथड के तौर पर हम काउंसलिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। एक पहला बड़ा अंतर ये है कि एक बड़ा क्षेत्र है, उसमें काउंसलिंग एक छोटा हिस्सा है। क्लियर है? जी सर। परामर्श का संबंध केवल व्यक्ति से होता है। इंडिविजुअल व्यक्ति जो हमारे पास आया है अपनी समस्या लेके, हमको उसी से रिलेटेड बातें करनी है, परंतु गाइडेंस का संबंध व्यक्तियों से हो सकता है, बहुत सारे व्यक्तियों से हो सकता है, ठीक है। और हम गाइडेंस बहुत सारे लोग को एक साथ दे सकते हैं। तीसरा, परामर्श का संबंध केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं से होता है, जबकि गाइडेंस का संबंध जो होता है व्यक्तिगत समस्या के साथ साथ अन्य समस्याओं से भी होता है। बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि हमको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, हमको क्या पढ़ना चाहिए, हमको कौन सा जॉब चुनना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके पर्सनल ना हो के वैरायटी उसमें होगी। परामर्श की प्रक्रिया की तुलना में गाइडेंस की प्रक्रिया अधिक व्यापक है, क्योंकि गाइडेंस में काउंसलिंग शामिल होता है। तो जब हम प्रक्रिया की बात करेंगे तो गाइडेंस की प्रक्रिया ज़्यादा बड़ी है और काउंसलिंग की प्रक्रिया छोटी है। क्लियर है कि गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या अंतर होगा? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गाइडेंस के अंतर्गत ही काउंसलिंग आता है। गाइडेंस एक बड़ी प्रक्रिया है, काउंसलिंग एक छोटी प्रक्रिया है। काउंसलिंग जो है इंडिविजुअल के प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, जबकि गाइडेंस जो होता है वो मास लेवल पर दिया जा सकता है। काउंसलिंग हम मास लेवल पर नहीं दे सकते हैं। स्किल ऑफ काउंसलर क्या होगा? हम सब लोग काउंसलर हैं। गुड मोटिवेटर, गुड स्पीकर, ये सब में हो सकता है सर। गुड हाँ, वेरी पेशेंट, गुड, आप बोलते चलिए। एक्टिव लिसनर, वेरी गुड। एक्टिव लिसनर भी होगा सर। गुड मोटिवेटर, गुड लिसनर, पेशेंस भी होना चाहिए। अच्छा, हम बताते हैं, सुनिए एक एक पॉइंट। सबसे पहला जो काउंसलर का गुण होगा, स्किल, वो होगा एम्पैथी, ठीक है। एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जहाँ पर आप अपने क्लाइंट के फीलिंग्स को फील कर पाइए, ठीक है। तो एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसके फीलिंग को नहीं समझ पाइएगा तब तक आप उसको काउंसलिंग उस जगह पे अपने आप को रख के देख नहीं पाइएगा। तो चूँकि वो प्रॉब्लम से ग्रस्त है जिस जगह पर, ठीक है, तो उसके पास आइडियाज़ नहीं हैं, वो समझ नहीं पा रहा है कि हमको क्या रास्ता चुनना चाहिए। और आप चूँकि आपको सिर्फ फील करना है कि वो उस कंडीशन पे है तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस होंगे। तो एम्पैथी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फिर एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। किसका? काउंसलर का। काउंसलर का। हाँ, कम्युनिकेट करना चाहे, ठीक है, रैपो एस्टेब्लिशमेंट कर सके, कम्युनिकेट कर सके, अपनी जो विचार है वो इम्प्रेसिव तौर पर अपने क्लाइंट को दे सके। एक्टिव लिसनर, लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग में क्या संबंध है? एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग तुरंत सुने और तुरंत रिस्पॉन्स दे दिया। हाय 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 हाय, नहीं। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि क्लाइंट हमारा बोल रहा है, कंसल्टी हमारा बोल रहा है, और हम गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, सबके साथ इन्वॉल्व हैं उसके सुनने में। अच्छा, ऐसा कहा आपने? अच्छा, ऐसा नहीं, इस पर तो ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो चेहरे का एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, सब के द्वारा सुनना। समझ में आई बात? उसको चेहरे से पता चलना चाहिए कि हाँ, ये आदमी बहुत शिद्दत के साथ मेरी बात को सुन रहा है, ठीक है। तो उसको एक्टिव लिसनिंग बोलेंगे, जवाब देना नहीं है। इसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, काउंसलिंग का एक सबसे स्किल है कि आप क्या कीजिए, जो आपका क्लाइंट है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। वो हमसे क्या बता के गया, अब उसको हम बाज़ार में छीटेंगे नहीं, ठीक है।
तो ये स्किल होना चाहिए कि जो पेशेंट ने हमसे बात कही, ठीक है, वो आपके और उसके बीच में ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, काउंसलर को प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल होना चाहिए कि समस्या का समाधान कैसे करना है। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डर भी होना चाहिए कि क्लाइंट उसके ऊपर ट्रस्ट कर सके। अंडरस्टैंडिंग, समझदारी होनी चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं तो चेहरे से हमको रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। इथिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि काउंसलर्स के इथिक्स क्या हैं, और उसका ऑब्जर्वेशन बहुत माइन्यूट होना चाहिए, बहुत बारीक होना चाहिए। तो ये ऐसे स्किल्स हैं, 4-5 भी नाम ले लीजिएगा काउंसलर्स के स्किल में। एम्पैथी बता दीजिए, कम्युनिकेशन बता दीजिए, एक्टिव लिसनिंग बता दीजिए, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग बता दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग बता दीजिए, ऑब्जर्वेशन बता दीजिए, बहुत है इतना चीज़। ठीक है, तो इतने सारे स्किल्स हैं काउंसलर के। सर रिफ्लेक्टिंग में क्या होगा? रिफ्लेक्शन होना चाहिए ना, आप हमसे बोल रहे हैं, हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो सर ये एक्टिव लिस्नर में नहीं आएगा? एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप हमसे कुछ बोलिए, जी। बोलिए, आप कोई समस्या बोलिए हमको। तो अभी जा रहे हैं, बहुत जाम लगा हुआ है। अच्छा, किस घर से रास्ते? बाहर निकले हुए हैं, रोड पे है तो बहुत जाम लगा हुआ है। बहुत अच्छा। तो ये चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये क्या होगा? एक्टिव लिसनिंग है कि हमने आपकी बात सुनी। ठीक है, जी सर। और रिफ्लेक्ट जब हम करेंगे तो वो रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे पे आएगा और साथ साथ बातों में भी आएगा। ठीक है, जी सर। क्लियर है? काउंसलिंग गाइडेंस। यस सर। चलिए, रात में हम लोग नए टॉपिक से पे आएंगे। अगर सर ने क्लास लिया रिसर्च का तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग लर्निंग पे आ जाएंगे। ठीक है, काउंसलिंग का स्टेप भी है सर, फेज भी है, उसको भी पढ़ देखना होगा। काउंसलिंग का स्टेप्स, रैपो एस्टेब्लिशमेंट से शुरू कर लीजिए। क्या क्या है बोलिए, बता दीजिए। वही किस काउंसलिंग का ना सर, जो फेज होता है, किस तरह से जो स्टेप होता है रिसर्च की तरह, उसका भी है ना, उसको भी पढ़ना होगा तो क्या सर? ऐसे नहीं कर लें, हाँ हो जाएगा सर, पहले अपॉइंटमेंट लेंगे। नहीं नहीं, वहाँ से नहीं करते हैं। प्री स्टेप सर, प्री काउंसलिंग का प्री और पोस्ट, फेजेस में डिवाइड करते हैं। 3 फेज में डिवाइड कर दें। प्री, फिर काउंसलिंग, फिर पोस्ट। ड्यूरिंग सर, ड्यूरिंग हाँ, कॉलेज वही, प्री हो गया, ड्यूरिंग हो गया और पोस्ट हो गया। 3 हिस्से में बांट कर दीजिए। पोस्ट हो तो गया। प्री काउंसलिंग में बेसिकली इनिशियल चीज़ें हम लेंगे, उसके बारे में डिटेल्स लेंगे, उसका डेमोग्राफिक डिटेल्स लेंगे। ठीक है, रैपो इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, काउंसलिंग उसकी समस्याओं को सुनेंगे। ठीक है, काउंसलिंग के दौरान, ड्यूरिंग काउंसलिंग हम उसकी समस्याओं को सुनेंगे। और पोस्ट काउंसलिंग क्या होगा? क्या सर? पोस्ट काउंसलिंग क्या होगा? फिर वही सर, उसका जो गोल फॉलो अप, होगा ना, फॉलो अप होगा। गोल ठीक, होता है सर। हाँ, आप अपने काउंसलिंग के गोल तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, ये Short term देखना, और long term फॉलो तो अप होता है करना, सर। टर्मिनेट करना काउंसलिंग सेशन को, Terminate करना। ये सारी चीज़ें हैं। तो Interview- बहुत सिंपल ही है, इसमें कुछ करना नहीं है। नहीं, कुछ ज्यादा नहीं है सर हाँ। इसमें। ठीक है, फिर रात में मिलते हैं हम लोग। ठीक है सर, ठीक है। रिकॉर्डिंग हम डाल रात देंगे। में तो रहमान सर, अगर रहमान सर अगर रहमान क्लास सर लेते हैं तो वेरी गुड, और नहीं तो हम लोग लर्निंग शुरू करेंगे। ठीक है, सर मेमोरी से और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं अब तो सर? सब हो गया। अब रिकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए। क्या क्या और नहीं ये तो सर हो गया, लेकिन सपोज दैट अगर कोई डेमो के लिए अगर मेमोरी तैयार करे तो उससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेमोरी? आपने बहुत बार इंटरव्यू किए हैं सर। देखिए, मेमोरी से हमको जो क्वेश्चन मिला था वो बेसिकली पैसिव मेंटल प्रोसेस के बारे में उन्होंने पूछा। ठीक है कि उन्होंने पूछा बर्टलेट का नाम सुना है? ठीक है, तो हमने बताया कि हाँ, एबिंगहॉस और बर्टलेट की एक कंट्रोवर्सी है। एबिंगहॉस से हमने शुरू की कहानी, बर्टलेट पे ले गए। ठीक है, और वो पूरी कहानी हमने उनको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के साथ सुना दिया। ठीक है, तो जब इतने उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया, इतना लंबा खींच दिया ना कि एक मेमोरी से हट के फिर दूसरी जगह चला गया हो।
तो देखिए इसकी वो एरिया इसका मजबूत है। सर फॉरगेटिंग का भी हो गया क्या? फॉरगेटिंग और मेमोरी एक ही में ना है, जी सर। तो हो चुका सब, रिकॉर्डिंग गया है, आप लोग देख लीजिएगा, ग्रुप में रिकॉर्डिंग है। जी सर देख लेंगे। हाँ देख लीजिएगा, मेमोरी करके है, उसमें सब है। ठीक है, दो होगा मेमोरी का। हाँ प्रणाम सर, मेरा हम अपना नंबर सर ऐड करवाया था लेकिन अभी तक ऐड नहीं हुआ सर। हो सकता है मिस कर गए हों, माफ़ी चाहेंगे। नंबर बोल दीजिए हमको। 9334 9 334 334 80 हैं 80 80 8878। 8878। अनिल, जी कहाँ से हैं आप? जी नालंदा जिला सर, चंडी। नालंदा चंडी। चलिए ठीक है, हम बिहार से अभी पटना क्लास से के बाद बिलोंग जोड़ देते करते हैं। हैं। ठीक है, जी जी जी। ठीक है फिर। जी ठीक है, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। किसी को कुछ पूछना नहीं है? मेरे ख्याल से क्लियर होगा आज। जी सर क्लियर। चलिए, जी तब सर, clear। तबीयत ठीक रहेगी तो हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, फिर मोटिवेशन कर दीजिएगा सर। हाँ ठीक है। लर्निंग पहले करेंगे, लर्निंग के बाद फिर मोटिवेशन में आएंगे, फिर एक बार इंटेलिजेंस में आएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, गुड आफ्टरनून। ठीक है, प्रणाम सर। चलिए प्रणाम। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। प्रणाम सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।